नमस्कार 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 मेरे प्यारे दोस्तों। माई सेल्फ भाविन सर फ्रॉम साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, योर ओन पर्सनलाइज हाई टेक डिजिटल क्लासेस। दोस्तों, मैनेजमेंट अकाउंट के अंदर इस वक्त हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारा कौन सा चैप्टर? चैप्टर मार्जिनल कॉस्टिंग एंड ब्रेक इवन एनालिसिस। और इस चैप्टर में आज के सेशन से हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग। और यहां पर डिसीजन मेकिंग के अंदर आपको अलग अलग कॉन्सेप्ट के ऊपर ये डिसीजन लेने के आ सकते हैं, जिसमें आज के हमारे सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हमारा सबसे पहला डिसीजन, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट। मतलब कंपनी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट कोई बना रही है और क्या कंपनी को न्यू प्रोडक्ट, एक और प्रोडक्ट अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन के अंदर ऐड करनी चाहिए या नहीं, और ये करने से कंपनी की बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी या नहीं। ऑब्वियस सी बात है कि अगर प्रॉफिट बढ़ जाता है तो हम लोग यहां पर न्यू प्रोडक्ट को ऐड करने का डिसीजन लेंगे। अगर ये न्यू प्रोडक्ट ऐड करने की वजह से हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती है तो वो न्यू प्रोडक्ट ऐड करने का डिसीजन नहीं लेंगे। समझ में आ रहा है क्या करना है? हम लोगों को नॉर्मल सेंस में जो इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं वैसा ही इनकम स्टेटमेंट बनाना है। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी होगी, उसको देखना है। इसके साथ साथ न्यू प्रोडक्ट को ऐड करते हैं तो इनकम स्टेटमेंट के अंदर आखिर में हमको जो प्रॉफिट मिलता है वो प्रॉफिट का स्टेटस क्या हो रहा है, ये न्यू प्रोडक्ट को ऐड करने की वजह से प्रॉफिट बढ़ रहा है या कम हो रहा है। अगर प्रॉफिट बढ़ेगा तो वो न्यू प्रोडक्ट ऐड करने का डिसीजन हम लोग ले लेंगे। क्लियर? तो देखो, यही चीज यहां पर समझाई है, जो कि एक बार पढ़ लेते हैं। अ कंसर्न यानी कि बिजनेस, अ कंपनी प्रोड्यूसिंग ओनली वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट and it may add another product to make use of available facilities which are otherwise idle or capture a new market। मतलब कंपनी के पास कोई एग्जिस्टिंग आइडल मतलब कैपेसिटी है पर यूज नहीं हो रहा है, उसको यूज करने के लिए न्यू प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं। नाउ डिसीजन डिपेंड्स अपॉन द प्रॉफिटेबिलिटी, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, ऑफ न्यू प्रोडक्ट एज्यूमिंग दैट फिक्स कॉस्ट डू नॉट इंक्रीज। क्यों? क्योंकि हम तो हमारी आइडल जो फैसिलिटी, अवेलेबल फैसिलिटी है, उसी का यूटिलाइजेशन करने वाले हैं, इससे फिक्स कॉस्ट ऐड नहीं होगी। एग्जांपल के तौर पर साहस इंस्टीट्यूट है, उसने एक क्लासरूम रेंट पर लिया हुआ है, उसमें दिन में 2 बैचेस चलती है। क्लासरूम का जो रेंट है वो है फॉर एग्जांपल 50,000 रुपए महीने के। अब यहां पर 2 बैच हम लोग ऑलरेडी करवा रहे हैं और हमारे पास शाम का टाइम अभी भी आइडल है, तो अगर हम लोग शाम की बैच भी स्टार्ट करते हैं तो क्या होगा, जो हमारा रेंट है उसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, वो तो एज इट इज ही रहेगा। सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट, टीचर्स का पेमेंट है या मटेरियल का कॉस्ट है या दूसरे सारे, वो एड ऑन होंगे, पर जो फिक्स ओवरहेड है, फिक्स कॉस्ट है, लाइक क्लासरूम का रेंट, वो तो नहीं बढ़ने वाला है। जस्ट हमने क्या किया, हमारी जो आइडल फैसिलिटी पड़ी हुई थी उसको हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं, और उसको यूटिलाइज करने से अगर प्रॉफिट बढ़ता होगा तो हम ये डिसीजन लेके भाई चलो ठीक है, एक और बैच यानी कि एक और प्रोडक्ट को ऐड करते हैं। क्लियर? तो देखो, द एंटायर फिक्स कॉस्ट ऑफ द फर्म आर फुल्ली रिकवर्ड फ्रॉम द एक्सिस्टिंग प्रोडक्ट, सो रिकवरी फिक्स ऑफ फिक्स कॉस्ट फ्रॉम न्यू प्रोडक्ट डज नॉट अराइज एट ऑल। क्योंकि जो फिक्स कॉस्ट है वो तो हम हमारी जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसी में से पूरे का पूरा रिकवर कर रहे हैं, तो न्यू प्रोडक्ट में से तो अपने को फिक्स कॉस्ट का कोई खर्चा नहीं होगा। जैसा मैंने एग्जांपल दिया कि साहस इंस्टीट्यूट में 2 बैच मॉर्निंग की और आफ्टरनून की चल रही है, और उसी में से हम लोग जो 50,000 रुपए रेंट का फिक्स एक्सपेंस है वो रिकवर कर लेते हैं, तो तीसरी बैच यानी कि तीसरी प्रोडक्ट अगर हम ऐड करते हैं तो फिक्स कॉस्ट का तो एक्स्ट्रा कोई लोड उसके ऊपर नहीं आने वाला है। एंड देयरफॉर कंट्रीब्यूशन ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट, ये इंपॉर्टेंट है, कंट्रीब्यूशन ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट। मतलब न्यू प्रोडक्ट का जितना भी कंट्रीब्यूशन आएगा वो पूरा का पूरा वो प्रोडक्ट का नेट प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट होता है। बट यहां पर तो हमारा फिक्स कॉस्ट, आगे की जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसी में से हम लोग पूरा वसूल कर रहे हैं, तो फिक्स कॉस्ट का कोई लोड न्यू प्रोडक्ट पर नहीं आने वाला है, तो जो कंट्रीब्यूशन होगा वही अपना नेट प्रॉफिट हो जाएगा फॉर दिस न्यू प्रोडक्ट। अब जो चीज मैंने कॉन्सेप्चुअली समझाई, एग्जाम्पल देके समझाई, अब वही चीज को हम लोग यहां पर हमारा जो एग्जाम्पल है उसके अंदर समझते हैं और एग्जाम्पल का सॉल्यूशन करते हैं। तो आप सब लोग अपने पास हमारे साहस के जो स्टडी पैम्पलेट बुक नोट्स है उसको ले लीजिए, क्योंकि इसके अंदर ही आपको एग्जाम्पल के नीचे सॉल्यूशन करने के लिए प्रॉपर स्पेस दी हुई है, जिसके अंदर ही सॉल्यूशन करेंगे, ताकि कम टाइम पे हम लोग ज्यादा एग्जाम्पल प्रैक्टिस कर सके, ज्यादा कॉन्सेप्ट समझ सके। और इस एग्जाम्पल को एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए आप अलग से नोटबुक में भी जरूर से सॉल्व करना। चलो, एग्जाम्पल के अंदर हमको क्या कहा है देखते हैं।
अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट ए हैज फर्निश्ड यू विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। जो कंपनी प्रोडक्ट ए बना रही है उसका सेल्स है 75,000 का, अदर वेरिएबल ओवरहेड है 10,000 के, डायरेक्ट मटेरियल है 30,000 का, फिक्स ओवरहेड ये फिक्स कॉस्ट दे दी है दैट इज 15,000 एंड डायरेक्ट लेबर 10,000। तो ये वेरिएबल कॉस्ट, ये वेरिएबल कॉस्ट, ये भी वेरिएबल कॉस्ट और ये है फिक्स कॉस्ट। In order to increase its sales by 25,000, the concern proposes to introduce product B, मतलब product B को introduce करना है and estimate the cost connection therewith as follow। मतलब ये product B बनाने के पीछे जो कॉस्ट एसोसिएट होगी उसकी इंफॉर्मेशन यहां पर दी हुई है, जिसमें डायरेक्ट मटेरियल जो कि वेरिएबल कॉस्ट का पार्ट है, डायरेक्ट लेबर एंड अदर वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो सेम ही रहता है, वो तो प्रोडक्ट ए के ऊपर से ही वसूल हो जाएगा, प्रोडक्ट बी के लिए कोई एक्स्ट्रा फिक्स कॉस्ट नहीं लगेगा। एडवाइस वेदर प्रोडक्ट बी विल बी प्रॉफिटेबल और नॉट। प्रोडक्ट बी ऐड करने से कंपनी को, फर्म को प्रॉफिट होगा या नहीं वो सोचना है, देखना है, कैलकुलेट करना है। और अगर प्रॉफिट प्रोडक्ट बी को ऐड करने से हमारा प्रॉफिट बढ़ता है तो हम ऑब्वियसली प्रोडक्ट बी को ऐड ऑन कर देंगे। क्लियर? तो चलिए, बहुत ही सिंपल सा वर्किंग है, सिंपल सा हमारा जो इनकम स्टेटमेंट होता है वैसा ही आपको टेबल बना देना है इनकम स्टेटमेंट का, और दो प्रोडक्ट और टोटल ये अपने को करना है। ठीक है, यहां पर हमको क्या करना है, दो प्रोडक्ट का और टोटल का कॉलम बनाना पड़ेगा, मतलब पर्टिकुलर प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी एंड टोटल। और सबसे पहले सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, तो अपने को प्रॉफिट मिलता है। तो देखो, प्रोडक्ट ए का हमको सेल्स कितना दिया हुआ है, 75,000 ये हमको दे दिया है। तो प्रोडक्ट ए का सेल्स हम लिखेंगे 75,000। प्रोडक्ट बी का सेल्स कितना है, तो यहां पर बोला हुआ ही है, देखो, इन ऑर्डर टू इंक्रीज सेल्स, मतलब दूसरा नया सेल्स 25,000 का करना है, जिसके लिए प्रोडक्ट बी को इंट्रोड्यूस किया हुआ है। तो प्रोडक्ट बी का सेल्स कितना करना होगा, ऑब्वियसली 25,000। तो दोनों का टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों, ये भी हम लोग यहां पर कर सकते हैं, कैलकुलेटर निकाल लो, सब कैलकुलेटर ले लेंगे, और सिंपल सा है बट फिर भी मैं करके दिखा रहा हूं, 75,000 प्लस 25,000 1 लाख। देखो, छोटी से छोटी चीज मैं आपको यहां पर क्लियर समझा रहा हूं, ताकि कोई भी लेवल का स्टूडेंट है, चाहे वो अभी तक एकेडमिकली बहुत वीक रहा है या एकेडमिकली टॉपर रहा है, सभी स्टूडेंट्स को मेरे सारे के सारे लेक्चर्स में से बहुत सारी जानकारी मिलेगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और बहुत ही बढ़िया ग्रिप के साथ आप एग्जाम में स्कोर कर पाओगे। हाँ, अगर कोई स्टूडेंट बहुत कमजोर है तो वो क्या करे, ये वीडियोस को एक की जगह पर 2 बार देखे, 3 बार देखे, नोटबुक में 1 बार 2 बार एक्स्ट्रा सॉल्व करे, ताकि आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी। सभी के सभी टॉपर्स अपने साहस से ही निकलेंगे। अपना तो यही टारगेट है कि सब फर्स्ट रैंक वाले ही होने चाहिए, सेकंड रैंक अपने को चाहिए ही नहीं। सिंपल सा है, बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, सब लोग समझोगे, फुल मार्क्स स्कोर कर पाओगे, कोई टेंशन नहीं लेना है। और ऑब्वियस ही बात है, एग्जाम से पहले रिवीजन सेशंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, ये सारी चीजें तो हम आपको प्रोवाइड करते ही है, जिससे कि आप फुल फ्लेज मार्क्स स्कोर कर ही सकते हो। चलिए, 1 लाख रुपीज यहां पर टोटल के अंदर लिख देंगे। फिर वेरिएबल कॉस्ट में अलग अलग चीजें यहां पर दी है, देखो, डायरेक्ट कोई भी सीक्वेंस में आप लिख सकते हो, ये वेरिएबल कॉस्ट वाले जितने भी पार्ट है कोई भी सीक्वेंस में आप लिखो, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। हम लोग जो नॉर्मल सीक्वेंस होती है, पहले मटेरियल फिर लेबर और ओवरहेड, उस सीक्वेंस में जाते हैं। तो मटेरियल प्रोडक्ट ए का 30,000 और प्रोडक्ट बी का कितना दिया है, 10,000, तो लिख देंगे 30,000 और 10,000। मैं यहां पर पेन का कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको पता चले कि ये टोटल होगा 30,000 10,000। तो ऑब्वियस है टोटल बहुत सिंपल 40,000। फिर डायरेक्ट लेबर, लेबर के प्रोडक्ट ए के 10,000, प्रोडक्ट बी के 8,000, तो यहां पर हम लिखेंगे 10,000 8,000। और फिर वेरिएबल ओवरहेड कितना है, यहां पर वेरिएबल ओवरहेड प्रोडक्ट ए के 10,000 और प्रोडक्ट बी के 5,000, तो 10,000 और 5,000 लिख देंगे। तो टोटल कितना हो जाएगा, 5,000। तो यहां पर ये 15,000 और यहां पर ये 18,000। अभी अपने को क्या करना होगा कि ये सभी के सभी जो ओवरहेड वेरिएबल कॉस्ट आया है उसको माइनस करना है, माइनस करना है। फिर से मैं ओरिजिनल पेन पर आ जाता हूं, तो अपने को कंट्रीब्यूशन मिलेगा, इसमें से ये सारी अमाउंट माइनस करनी होती है। तो देखो कैलकुलेटर पर प्रोडक्ट ए का सेल्स है 75,000,
माइनस जो भी वेरिएबल कॉस्ट है वो सारी की सारी माइनस करेंगे, माइनस 30,000 माइनस 10,000 माइनस 10,000। तो क्या आया कंट्रीब्यूशन दोस्तों? 25,000। प्रोडक्ट ए का कंट्रीब्यूशन आया 25,000। समझ में आया कैसे आया? सेम इसी तरह से प्रोडक्ट बी का खुद करो। देखो सेल्स दिया है 25,000, जो नया हम करने वाले वो, उसमें से माइनस 10,000 मटेरियल के, 8,000 लेबर के एंड 5,000 ओवरहेड के, तो 2,000 रुपए कंट्रीब्यूशन रहा। तो यहां पर कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा? टोटल 25 प्लस 2 27,000। क्लियरली दिख रहा है प्रोडक्ट ए की वजह से 2,000 का प्रॉफिट बढ़ जाएगा भाई, क्योंकि कंट्रीब्यूशन बढ़ गया। अब फिक्स कॉस्ट इसमें से माइनस करनी होती है, फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट तो फिक्स ही होती है, जो कि पहली वाली प्रोडक्ट में से ही वसूल हो जाती है, जो कि यहां पर कितना है? देखो ये रहा फिक्स ओवरहेड 15,000। वो हमने यहां पर थियोरी में भी डिस्कस किया कि वो तो पूरे का पूरा पहली प्रोडक्ट में से ही कैप्चर हो जाता है। तो जो 15,000 है वो पहले प्रोडक्ट ए में से ही हम लोग माइनस करते थे। प्रोडक्ट बी में तो कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो फिक्स ही रहने वाली है। तो टोटल में 15,000। तो फाइनल फाइनल यहां पर क्या स्टेटस रहने वाला है? तो 25,000 में से 15,000 को माइनस करो तो कितने होंगे? 10,000। प्रोडक्ट बी के 2,000 माइनस 0 तो 2,000। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 27 में से 15 या 10 प्लस 2 12,000। तो देखो पहले पहले कंपनी प्रॉफिट अर्न करती थी 10,000 रुपए का, जब सिर्फ प्रोडक्ट ए थी तब। अब प्रोडक्ट ए और बी दोनों हो गए तो यहां पर प्रॉफिट कितना हो गया? 12,000 हो गया। तो प्रॉफिट बढ़ा या कम हुआ? ऑब्वियसली सर प्रॉफिट बढ़ गया। प्रॉफिट बढ़ रहा है तो फिर अपने को प्रोडक्ट बी ऐड करनी चाहिए। सिर्फ प्रोडक्ट ए 10,000 रुपए का प्रॉफिट अर्न कर रही थी, प्रोडक्ट ए के साथ प्रोडक्ट बी को ऐड करने से अपना प्रॉफिट 10,000 का 12,000 हो गया, 2,000 रुपए का प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो फिर अपने को प्रोडक्ट बी ऐड करनी चाहिए। तो यहां पर कंक्लूजन में क्या लिखेंगे कि डिसीजन शुड बी इन फेवर ऑफ इंट्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट बी। हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि फर्म शुड इंट्रोड्यूस प्रोडक्ट बी एज द टोटल प्रॉफिट इंक्रीजेस बाय ₹2,000। अगर प्रॉफिट इंक्रीज ही नहीं होता, या यहां पर प्रॉफिट जो पहले 10,000 था वो प्रोडक्ट बी को इंट्रोड्यूस करने के बाद सपोज 7,000, 8,000, 2,000 हो जाता, तो हम ये कहते हैं कि प्रोडक्ट बी के इंट्रोडक्शन की वजह से प्रॉफिट कम हो रहा है, तो फिर हमें प्रोडक्ट बी इंट्रोड्यूस नहीं करनी चाहिए। यहां पर हम ये लिखेंगे कि प्रोडक्ट बी शुड बी इंट्रोड्यूस्ड बिकॉज द टोटल प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग बाय ₹2,000। क्लियर? इसे लिख दो अपने नोटबुक पैम्पलेट में, और इस टाइप के एग्जाम्पल को एक और बार प्रैक्टिस करोगे। इसके बाद के सम, इसके पहले वाले सम, ये मैनेजमेंट अकाउंट सब्जेक्ट के सारे लेक्चर्स, इसके साथ साथ सभी सब्जेक्ट के बेहतरीन टॉपिक वाइज लेक्चर्स, रिवीजन नोट्स, रिवीजन वीडियोस, ये एग्जाम्पल के सॉल्यूशंस वाले पीडीएफ, पास्ट क्वेश्चन पेपर्स कॉलेज के, जिसके आंसर्स के साथ ये सारी की सारी चीजें हमारे साथ स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन पर स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं, जहां पर बहुत ही नॉमिनल फीस के अंदर ये सारी की सारी एजुकेशनल फैसिलिटी विद एक्सपर्ट टीचर्स, एक्सीलेंट स्टडी मटेरियल, सभी सॉल्यूशंस के पीडीएफ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर द एग्जाम, उसके सॉल्यूशंस, पास्ट यूनिवर्सिटी पेपर, एमसीक्यू के पेपर्स, सेल्फ एमसीक्यू टेस्ट, ये सारी की सारी फैसिलिटीज हमारी साथ स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। तो आप और आपके सारे के सारे फ्रेंड्स आज ही सब्सक्राइब करें और लोवेस्ट फीस पर बेस्ट क्वालिटी के एजुकेशन के साथ अपना नॉलेज और अपना रिजल्ट आगे बढ़ाए, और कॉमर्स स्ट्रीम में अपने दोस्तों के साथ खूब आगे बढ़े, खूब प्रगति करे, और हमेशा मुस्कुराते रहे, सीखते रहे, आगे बढ़ते रहे। दिस इज मी भाविन सर फ्रॉम साहस इंस्टीट्यूट साइनिंग ऑफ। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।